तो चलिए आज भारत के लीगल सिस्टम पर मिले इन सोर्सेज का एनालिसिस शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारा मिशन है इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझना, ये काम कैसे करता है और एक एवरेज पर्सन के लिए इसके क्या मायने हैं। एग्जैक्टली देखिए, किसी भी देश का लीगल सिस्टम उसके सोसाइटी का आईना होता है, उसका रिफ्लेक्शन होता है। सही बात है। इंडियन सिस्टम की जड़ें तो हैं, हाँ पुरानी हैं, लेकिन जैसा सोर्सेज में लिखा भी है, इसका जो करंट स्ट्रक्चर है वो काफी हद तक लार्जली द गिफ्ट ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स है। राइट, ये मैंने भी पढ़ा। और सोर्सेज ये भी इशारा करते हैं कि इसकी जो लैंग्वेज है, जो प्रोसीजर्स हैं, वो शायद आम आदमी के लिए थोड़ी इंटिमिडेटिंग हो सकती हैं। हाँ, ये एक चैलेंज तो है, भाषा कई बार टेक्निकल हो जाती है। पर कोर में कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज सभी सिटीजन्स को राइट्स तो देते ही हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत कॉन्स्टिट्यूशन से ही करते हैं, जिसे द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड कहा गया है। हाँ बिल्कुल, वहीं से कॉन्स्टिट्यूशन भारत को एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डिक्लेयर करता है। इसका प्रियम्बल मतलब जो प्रस्तावना है वो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के आइडियल सेट करती है। ये हमारे देश के लक्ष्य हैं। और इन आइडियल्स को रियलिटी बनाने के लिए फंडामेंटल राइट्स हैं। करेक्ट। संविधान हमें फंडामेंटल राइट्स की गारंटी देता है, जैसे राइट टू इक्वालिटी मतलब कानून के सामने सब बराबर। ठीक है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलने की आज़ादी, और एक बहुत ज़रूरी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अच्छा, ये रेमेडीज वाला राइट क्या है? इसका मतलब है कि अगर किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो वो सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, आर्टिकल 32 और 226 के तहत। सीधे सुप्रीम कोर्ट? हाँ, सीधे सुप्रीम कोर्ट भी। और ये, जैसा सोर्सेज बताते हैं, एक चीप एंड एक्सपेडिशियस रेमेडी है, मतलब एक सस्ता और तेज तरीका है अपने अधिकारों की रक्षा करने का। ये तो बहुत पावरफुल है। बहुत। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा है कि एक्सेस टू जस्टिस बढ़ाने के लिए अगर कोई गरीब नागरिक सिर्फ एक लेटर या पोस्टकार्ड भी भेज दे तो उसे भी एक पिटिशन मानकर कार्रवाई की जा सकती है। ये तो वाकई एक्सेस बढ़ाने वाली बात है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का भी जिक्र है। सोर्सेज कहते हैं इन्हें भी फंडामेंटल राइट्स जितना ही इंपॉर्टेंट, एज सेक्रोसैंक्ट एज फंडामेंटल राइट्स माना गया है। हाँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये सरकार के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स है। ये बताते हैं कि नीतियां बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये राइट्स नहीं है, मतलब इन्हें इन्फोर्स नहीं करा सकते कोर्ट में। टेक्निकली ये डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं है फंडामेंटल राइट्स की तरह, लेकिन ये स्टेट के पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस हैं। ये बताते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए, और जुडिशरी कई बार लॉज को इंटरप्रेट करते हुए इनका ध्यान रखती है। गॉट इट। यहीं पे जुडिशरी का रोल आता है फिर। प्रिसाइजली। कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी को, खासकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को, एक बहुत स्पेशल पोजीशन देता है। वो सिर्फ गवर्नमेंट एक्शंस पर एक चेक नहीं रखते, बल्कि रिट ज्यूरिसडिक्शन के थ्रू सिटीजन्स की राइट्स को एक्टिवली प्रोटेक्ट करते हैं। ये रिट ज्यूरिसडिक्शन क्या है एग्जैक्टली? ये हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की पावर है कि वो कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर्स, जिन्हें रिट्स कहते हैं, जारी कर सकते हैं, जैसे हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्शोररी, को वारंटो। ये बेसिकली सरकारी अथॉरिटीज को निर्देश देने या उनके एक्शंस को रिव्यू करने के तरीके हैं ताकि सिटीजन्स के राइट्स सुरक्षित रहें। अच्छा, काफी डिटेल सिस्टम है। अब लॉज के टाइप्स पर आते हैं, सिविल और क्रिमिनल। सोर्सेस कहते हैं कि लॉज तो बहुत वास्ट हैं, पर ब्रॉडली इन दो कैटेगरीज में बांटे जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। सिविल लॉज जो हैं वो डील करते हैं इंडिविजुअल्स के आपसी राइट्स और ड्यूटीज से, जैसे फैमिली मैटर्स हो गए, शादी, तलाक, गुजारा भत्ता, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, जमीन जायदाद के झगड़े, कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब समझौतों से जुड़े मामले, टॉर्ट्स यानी सिविल रॉन्ग्स जैसे नेग्लिजेंस से किसी को नुकसान पहुंचाना। अच्छा। बेसिकली जहां एक पार्टी मतलब एक व्यक्ति या संस्था दूसरी पार्टी से कॉम्पेंसेशन या कोई और रिलीफ मांग रही हो। ठीक है। और क्रिमिनल लॉ? क्रिमिनल लॉ दूसरी तरफ उन एक्ट से डील करता है जिन्हें सोसाइटी के खिलाफ अपराध माना जाता है, जैसे चोरी, मारपीट, धोखाधड़ी, मर्डर। इनमें स्टेट शामिल होता है? हाँ, इनमें स्टेट प्रोसिक्यूशन करता है, मतलब सरकार मुकदमा चलाती है और फोकस सजा, पनिशमेंट पर होता है ताकि सोसाइटी में ऑर्डर बना रहे। एक की पॉइंट सोर्स में था कि क्रिमिनल लॉ में अक्सर पर्टिकुलर इंटेंट और स्टेट ऑफ माइंड यानी मेंस रिया साबित करना जरूरी होता है। बिल्कुल सही।
ज्यादातर क्राइम्स के लिए ये साबित करना पड़ता है कि अभियुक्त का इरादा गलत था या उसे पता था कि वो गलत कर रहा है। मेंस रिया यानी गिल्टी माइंड। और वो दूसरा प्रिंसिपल, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नेवर टेकन एज एन एक्सक्यूज। हाँ, इग्नोरेंटिया जूरिस नॉन एक्सक्यूसाट, ये बहुत फंडामेंटल है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था कि ये काम गैरकानूनी है। माना जाता है कि हर नागरिक को देश के कानून पता होने चाहिए। ये तो जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब इन केसेस को हैंडल करने के लिए प्रोसीजरल लॉज भी हैं, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। करेक्ट। ये सब्सटैंटिव लॉज जो राइट्स और ड्यूटीज बताते हैं को लागू करने का तरीका बताते हैं। ये प्रोसेस का फ्रेमवर्क है कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स कैसे होंगी। तो सिविल केसेस का प्रोसेस कैसा होता है मोटा मोटा? सिविल केसेस में आमतौर पर एक पार्टी सूट फाइल करती है जिसे वाद कहते हैं। दूसरे पार्टी अपना जवाब रिटन स्टेटमेंट देती है। फिर दोनों पक्ष एविडेंस मतलब सबूत पेश करते हैं, गवाह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। आखिर में कोर्ट सारे एविडेंस और आर्ग्यूमेंट्स सुनकर जजमेंट देता है। ठीक है। और क्रिमिनल केसेस में? क्रिमिनल केसेस में प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन से शुरू होता है, जो पुलिस करती है। एफआईआर दर्ज होती है, सबूत इकट्ठे किए जाते हैं। अगर पुलिस को लगता है कि केस बनता है तो वो चार्जशीट फाइल करती है। फिर प्रोसिक्यूशन यानी सरकारी वकील कोर्ट में ट्रायल कंडक्ट करता है। ट्रायल मतलब सुनवाई? हाँ, सुनवाई, जिसमें गवाहों के बयान होते हैं, जिरा होती है। यहाँ दो प्रिंसिपल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन से? पहला, अक्यूज्ड को प्रिज्यूम्ड इनोसेंट माना जाता है जब तक कि उसका गुनाह साबित ना हो जाए, निर्दोष मानने का सिद्धांत। राइट। और दूसरा, गुनाह साबित करने की जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन पर होती है और उन्हें इसे बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट साबित करना होता है। मतलब शक की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। जरा सा भी डाउट हुआ तो उसका बेनिफिट अक्यूज्ड को मिलता है। ये तो फेयर ट्रायल के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और एक और इम्पॉर्टेंट राइट है अक्यूज्ड का कि उसे अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आर्टिकल 23 में है ये। गॉट इट। अच्छा, अब जरा कोर्ट्स के स्ट्रक्चर की बात कर लें। एक हायरार्की आपने बताया था। हाँ, एक क्लियर हायरार्की है। सबसे ऊपर टॉप पर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दिल्ली में। ये देश की हाईएस्ट कोर्ट है। ठीक है। फिर हर स्टेट और कुछ यूनियन टेरिटरीज में हाई कोर्ट्स हैं। ये स्टेट लेवल पर हाईएस्ट कोर्ट होती हैं। और हाई कोर्ट्स के नीचे? उनके नीचे आती हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। इनमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स सिविल मामलों के लिए और सेशंस कोर्ट्स क्रिमिनल मामलों के लिए होती हैं। और फिर उनसे नीचे मैजिस्ट्रेट्स की कोर्ट्स होती हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स वगैरह, जो छोटे क्रिमिनल और सिविल केसेस देखते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर रूल ऑफ लॉ इज सुप्रीम के प्रिंसिपल पे चलता है, मतलब कानून सबसे ऊपर है। एग्जैक्टली। कानून का शासन कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो सरकार ही क्यों न हो। और सोर्सेज इस बात पर बहुत स्ट्रेस करते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज रियलिटी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सच में है और ये बुलवर्क ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ। बिल्कुल। इस पूरे सिस्टम को चलाने में जजेस और लॉयर्स का रोल भी इंपॉर्टेंट बताया गया है। लॉयर्स को तो नोबल एंड लर्नेड प्रोफेशन कहा गया है। एब्सोल्युटली। जजेस कानून को इंटरप्रेट करते हैं, फैसला सुनाते हैं। लॉयर्स अपने क्लाइंट्स के केसेस को कोर्ट्स में प्रेजेंट करते हैं, उनकी पैरवी करते हैं। और लॉयर्स को बार काउंसिल रेगुलेट करती है। हाँ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल्स हैं जो लॉयर्स के कंडक्ट और प्रोफेशनल एथिक्स को रेगुलेट करती हैं। सोर्सेज ये भी मेंशन करते हैं कि लॉयर्स की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, गरीबों और जरूरतमंदों को फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना। हाँ, ये लीगल एड वाला पॉइंट जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि न्याय तक सबकी पहुंच होनी चाहिए। तो अगर हम आज की चर्चा को समराइज करें तो इंडियन लीगल सिस्टम ब्रिटिश लेगेसी और इंडियन वैल्यूज का एक कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स मिक्स है। हाँ बिल्कुल, जिसका फाउंडेशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ये सिस्टम सिटीजन्स को राइट्स देता है और जुडिशरी जो कि इंडिपेंडेंट है उन्हें प्रोटेक्ट करती है। हालांकि ये मानना पड़ेगा कि प्रोसेसेस थोड़े कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। सही कहा। सिविल और क्रिमिनल लॉज हमारे लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को गवर्न करते हैं और दोनों के अपने डिस्टिंक्ट प्रोसीजर्स हैं। कोर्ट्स की एक वेल डिफाइंड हायरार्की है जो रूल ऑफ लॉ बनाए रखती है। और लॉयर्स इस सिस्टम के वाइटल पार्ट हैं जो जस्टिस डिलीवरी में मदद करते हैं। एग्जैक्टली। आज की बातचीत से ये तो बिल्कुल क्लियर है कि बेसिक लीगल अवेयरनेस मतलब कानून की थोड़ी बहुत जानकारी हर नागरिक के लिए कितनी जरूरी है। डेफिनेटली। पता होना चाहिए कि आपके राइट्स क्या है, सिस्टम कैसे काम करता है।
और अब श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। सोर्सेस कहते हैं कि कानून एज लार्ज एज लाइफ इटसेल्फ है, मतलब जीवन जितना ही विशाल और लगातार कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। हाँ, ये बात सही है। तो ऐसे में क्या हमारी जो करंट लीगल एड सिस्टम्स हैं, जो गरीबों को मुफ्त कानूनी मदद देने के लिए बनी है, क्या वो वाकई ये इंश्योर कर पाती हैं कि सोसाइटी के जो मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस हैं, जो सबसे जरूरतमंद लोग हैं, उन्हें भी इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम में इफेक्टिवली न्याय मिल सके? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर बाकी सोचने की जरूरत है कि एक्सेस टू जस्टिस जमीनी हकीकत में कितना है। काफी कुछ है सोचने के लिए।